हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एड्यू इंग्लिश में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ओके, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा दोस्तों आपके एग्जाम में। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बड़े डिटेल में समझिएगा। नो फैंसी ड्रामा, सीधे काम की बात करूँगा और पढ़ते हैं सबसे पहले चैप्टर की थीम के ऊपर। चैप्टर को लिखा है अशोक मित्रन ने। याद रखना है आपको, थीम क्या है? An account of the events and personalities in a film company in the early days of Indian cinema। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दिनों में एक फिल्म कंपनी थी जिसका नाम था जेमिनी स्टूडियो। उसमें कौन कौन सी पर्सनैलिटीज थी और क्या क्या इवेंट्स हुए उसको डिस्क्राइब किया है अशोक मित्रन ने। ये उनकी किताब से लिया गया है। किताब का नाम था माई ईयर्स विद बॉस। माई ईयर्स विद बॉस, याद रखना है आपको। ओके, सब थीम क्या है इसकी? पोएट्स एंड राइटर्स इन अ फिल्म कंपनी एनवायरनमेंट। ठीक है, एक फिल्म कंपनी के एनवायरनमेंट में पोएट्स और राइटर्स का क्या रोल था, किस तरीके के इवेंट्स हुए, इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। बढ़ते हैं पहले पॉइंट्स की ओर। मेन पॉइंट्स हैं हमारे सामने। ओके, द जेमिनी स्टूडियोज वॉज लोकेटेड इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई। आज जिसको चेन्नई कहते हैं, जिसको पहले मद्रास कहा जाता था, वहाँ एक फिल्म कंपनी थी जिसका नाम था जेमिनी स्टूडियोज। द राइटर रिकाउंट्स हिज ईयर्स इन द कंपनी। यहाँ पर अशोक मित्रन अपने उन समय को, उस सालों को याद करते हैं जब वो इस कंपनी में काम करते थे। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल। रॉबर्ट क्लाइव जो थे उसका कोई स्टेबल था पहले। ठीक है, उसके अपस्टेयर्स एक बिल्डिंग थी, उसमें ऊपर के एरिया में एक मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल यूज्ड बाय आर्टिस्ट इन जेमिनी स्टूडियोज। मेकअप डिपार्टमेंट जो था उसमें पैनकेक नाम का एक मेकअप मटेरियल था, उसको यूज़ किया जाता था जेमिनी स्टूडियोज में, जिसको ये लोग ट्रक लोड्स में मंगाते थे। यहाँ एक टर्म दी है ट्रक लोड्स। ठीक है, ट्रक लोड्स यानी बड़ी मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में मंगाया जाता था। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। ठीक है, मेकअप रूम जो था वो एक हेयर कटिंग सैलून के जैसा लगता था, यानी एक नाई की दुकान जैसा लगता था। विथ इनकैंडेसेंट लाइट्स, चारों तरफ लाइट्स थी। एट ऑल एंगल्स, अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर, और लगभग 6 बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे, मिरर्स लगे हुए थे। राइटर स्पीक्स अबाउट द फियरी माइजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। याद रखिएगा, जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, जितने भी आर्टिस्ट थे उनका यहाँ पर मेकअप किया जाता था, तो उनके लिए फियरी माइजरी क्वेश्चन बनता है। फियरी माइजरी वर्ड यूज किया गया है। फियरी माइजरी का मतलब है बहुत ज़्यादा पेन। जब उनको मेकअप करवाया जाता था तो उनको बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता था, क्योंकि फॉर आवर्स, बहुत कई घंटों तक उनको एक ही जगह बैठे रहना पड़ता था और मेकअप करवाना पड़ता था। और उस समय चारों ओर हर एंगल से लाइट्स आती थी बिल्कुल चेहरे पर, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, सफोकेटिव माहौल हो जाता था। देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द डिपार्टमेंट। जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट में नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकीकरण की बड़ी भावना थी। एंड अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन। हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, यानी पोस्ट के हिसाब से हम 1 2 3 के क्रम में लोगों को बांटते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं किसी को उसकी कास्ट के हिसाब से या धर्म के हिसाब से बांटा गया था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो लोग भीड़ का रोल निभाते थे, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। वो उनका मेकअप किया जाता था ऑफिस बॉय नाम के एक किरदार के द्वारा, एक एम्प्लॉय के द्वारा। इन हिज अर्ली 40s, ये ऑफिस बॉय तो था, नाम केवल बॉय है, लेकिन ये 40 साल से ऊपर का व्यक्ति था। अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, निराश आदमी था। हु टर्न्ड ऑल हिज एंगर टुवर्ड्स कोठामंगलम सुब्बू। कोठामंगलम सुब्बू जो था वो नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियो में। अब बात करेंगे नंबर 1 कौन था। नंबर 1 थे मिस्टर एस वासन। ठीक है, एस वासन जो थे वो फाउंडर और क्या कहते हैं, कह सकता हूँ CEO या कुछ भी कह लीजिए, मालिक थे इस जेमिनी स्टूडियोज के। लेकिन ऑफिस बॉय का सारा गुस्सा कोठामंगलम सुब्बू पर आता था। वो क्यों आता था? उसका रीजन क्या था कि ये जो ऑफिस बॉय था, ठीक है, ये ऑफिस बॉय यहाँ पर एक एक्टर या डायरेक्टर बनने के लिए आया था, पर चूंकि ये बॉर्न ब्राह्मण नहीं था, ठीक है, तो इसको वो काम नहीं दिया गया जिसके के लिए केपेबल था। और ये वेल एजुकेटेड पर्सन था, पढ़ा लिखा आदमी था बिल्कुल। ठीक है, इसका लिटरेरी नॉलेज भी बहुत अच्छी थी।
पर इसको ऑफिस बॉय बना दिया गया और क्राउड मेकअप करवाया जाता था। जबकि सुब्बू जो था वो कई फ्लॉप फिल्म दे चुका था, बहुत बढ़िया काम तो नहीं कर रहा था, और फिर भी बीइंग अ बॉर्न ब्राह्मण उसको एक तरीके का एक्सपोजर मिला था एसएस वासन के मालिक के बहुत करीब रहने का, और उस वजह से वो सब पर अपना हक भी जमाता था। The author's job was to cut out newspaper clippings and store them in files. अशोक मित्रन जो कि ऑथर है इस चैप्टर के, उनका काम क्या था, वो एक क्यूबिकल केबिन में बैठते थे और इनका काम था न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो क्लिपिंग्स जो होती हैं उनको काटना और एक फाइल में रखना। तो दिक्कत क्या थी, सबको ऐसा लगता था कि ये जो अशोक मित्रन है कुछ भी नहीं कर रहे, फालतू बैठे हुए हैं, कहने का मतलब ये है, सबको ऐसा ही लगता था। और ख़ासतौर पर ऑफिस बॉय जो था उसको तो ख़ासतौर पर ऐसे ही लगता था कि ये कुछ भी नहीं कर रहे थे। और जब भी ऑफिस बॉय फ्री होता तो वो अशोक मित्रन को लंबे लंबे लेक्चर देने के लिए अंदर आ जाता था कि काम करना कितना ज़रूरी होता है, तुम लोग फालतू बैठे रहते हो। ठीक है, तो ऐसा था इस जगह पर। मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग द बॉय ऑफिस बॉय थॉट ऑथर वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। अधिकतर लोग जो थे इस पूरे स्टूडियो में उनको ये लगता था ऑथर हमारा जो अशोक मित्रन है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक केबिन में बैठा रहता था और क्लिपिंग्स काटता रहता था। एसएस वासन एडिटर ऑफ तमिल वीकली, याद रखेंगे क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है, एसएस वासन फाउंडर और ओनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, वो एक एडिटर थे तमिल वीकली के जिनका नाम था आनंदा विकटन। ठीक है, वॉज द ओनर ऑफ द स्टूडियो। सुब्बू वॉज नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया सुब्बू नंबर 2 था। सुब्बू अ ब्राह्मण, सुब्बू एक ब्राह्मण था, हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। सुब्बू की पहली क्वालिटी क्या है कि हमेशा चीयरफुल दिखता था। कुड बी इंस्पायर्ड, उसको कभी भी इंस्पायर किया जा सकता था, व्हेन कमांडेड, जब भी आदेश हो। वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ये टर्म ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने अपने आंसर्स में। वो ऐसा लगता था कि फिल्मों के लिए ही बनाए। कोठामंगलम सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड एक्टर। वो यहाँ पर नंबर 2 तो था, पर एक बहुत शानदार पोएट भी था और एक बहुत शानदार एक्टर भी था। हैड जेन्युइन लव फॉर अदर्स, उसके अंदर लोगों के लिए बहुत प्यार था। वॉज चैरिटेबल, दानी था, लोगों की मदद करता था। ऑलवेज सीन विद द बॉस, हमेशा बॉस के साथ मिलता। अटैच टू स्टोरी डिपार्टमेंट। अब सुब्बू की खासियत क्या है कि दूसरों की मदद तो करता ही था, फिल्मों के लिए बना ही था, ठीक है, लेकिन इसने बहुत शानदार पोइट्री भी लिखी थी। और जब भी ये किसी माइनर रोल में भी होता था, किसी भी फिल्म में माइनर रोल में होता था, तो ये वहाँ के लीड एक्टर से भी बढ़िया काम करके दिखाता था, मतलब अपनी छाप छोड़ता था। स्टोरी डिपार्टमेंट असेंबली ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स वो खादी एक स्टोरी डिपार्टमेंट था। यहाँ तक हमने बात करी थी मेकअप डिपार्टमेंट की जेमिनी स्टूडियो में, ये है स्टोरी डिपार्टमेंट। स्टोरी डिपार्टमेंट में क्या कहते हैं, तो अधिकतर पोएट्स एंड राइटर्स थे वो खादी ड्रेस पहनते थे। पर इसके उलट अ लॉयर, आप सोचिए लॉयर का कोई खास काम होता नहीं है स्टोरी डिपार्टमेंट में, ये लॉयर भी था और एक लीगल एडवाइजर भी था। रेफर टू द अपोजिट, ये हमेशा अपोजिट ही दिखता था किससे, स्टोरी डिपार्टमेंट के बाकी लोगों से। कॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट करियर ऑफ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। क्या हुआ था, एक तो ये सूट पहनता था, ये जो लीगल एडवाइजर था, जबकि स्टोरी डिपार्टमेंट में तो राइटर्स का काम होगा, पोइट्स का काम होगा, पर ये यहाँ रहता था, ये अपना काम तो करता नहीं था, लीगल एडवाइजिंग वाला काम नहीं कर रहा है, बाकी फालतू के सारे काम करता था। तो एक बार एक नई एक्ट्रेस थी, उसका इसने अनजाने में करियर ही एंड कर दिया। कैसे एंड कर दिया, ऐसा हुआ कि वो एक बार प्रोड्यूसर के ऊपर बड़ी गुस्सा हो गई। इस लीगल एडवाइजर ने उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके उसको दोबारा सुना दी और वो लड़की जो थी वो डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेस्ड हो गई, और उसके बाद उसको कोई काम भी नहीं मिला, किसी ने काम भी नहीं दिया और उसका करियर एंड हो गया। लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, ये हमेशा अकेला ही रहता था, असहाय सा लगता था। मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, देखो जो जेमिनी स्टूडियो में था उसमें अधिकतर ड्रीमर्स थे, क्रिएटिव ही आदमी फिल्म मेकिंग करेगा, ठीक है, लेकिन ये जो लीगल एडवाइजर था, लॉयर जो था, ये कोल्ड लॉजिक वाला आदमी था, मतलब इसके अंदर इमोशन कम थे, लॉजिकल बात, प्रैक्टिकल बात ज़्यादा करता था। क्लोज टू द बॉस, बॉस के काफ़ी करीब था। वोर पैंट्स एंड कोट एंड अटायर, यानी वेस्टर्न आउटफिट पहनता था। अटैच टू स्टोरी डिपार्टमेंट, लॉस्ट हिज जॉब व्हेन द स्टोरी डिपार्टमेंट वॉज क्लोज डाउन। याद रखना है कि इस लीगल एडवाइजर की नौकरी चली गई थी जब एसएस वासन ने जेमिनी स्टूडियो के स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया था, ठीक है। जेमिनी स्टूडियो
स्टूडियोज फेवरेट हॉन्ट्स ऑफ पोइट, यहाँ पर अधिकतर पोइट्स आते थे और बहुत पसंद करते थे यहाँ पर आना। एक्सीलेंट मेस, बहुत शानदार मेस थी जेमिनी स्टूडियो में, विथ सप्लाइड गुड कॉफ़ी, जहाँ पर बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती थी। कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन, और यहाँ पर कांग्रेस का कोई काम नाम नहीं था। ऑलमोस्ट एवरीवन रेडिएटेड लेजर, हर कोई लेजर खाली बैठा हुआ ही लगता था। वो खादी एंड वर्शिप्ड गांधी, अवर्स ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है, ये कम्युनिज्म को जानते नहीं थे और गांधी जी की पूजा करते थे और खादी पहनते थे। अब अगला इसमें जो पॉइंट है पोइट्स एंड पैनकेक्स के अंदर, वो है विजिट ऑफ एमआरए। एमआरए का मतलब है मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी, ठीक है, अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। इंटरनेशनल कम्युनिज्म जो चल रहा था उसके लिए काउंटर मूवमेंट करने के लिए एक लगभग क्या कहते हैं, एक ग्रुप आया जिसको एमआरए कहा जाता था। इन्होंने यहाँ पर 2 प्ले करे, 2 प्लेस किसमें, जेमिनी स्टूडियो में इन्होंने परफॉर्म किए थे, जो कि बहुत ही फेमस भी हुए और सक्सेसफुल रहे। इन 1952 प्रेजेंटेड 2 प्लेस। पहले प्ले का नाम था द फॉरगॉटन फैक्टर, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पहले प्ले का नाम क्या था, फॉरगॉटन फैक्टर। दूसरा था जोथम वैली। इन अ प्रोफेशनल मैनर इम्प्रेस्ड मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी। ये दोनों प्ले जब इन लोगों ने करे, ये एमआरए वालों ने, तो पूरी मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई और उन्होंने इनके कुछ सीन्स को अडेप्ट भी किया। अनदर विजिटर, एक और विजिटर आया, पोइट फ्रॉम इंग्लैंड, जो कि एक इंग्लैंड का पोइट था। टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। ये आदमी जो था, मैं आपको बता दूं, ये था स्टीफन स्पेंडर, ठीक है, ये स्टीफन स्पेंडर था, इंग्लिश पोइट। ये आया कहाँ पर, जेमिनी स्टूडियोज में। जेमिनी स्टूडियो के अंदर 600 लोग काम करते थे, सबके सब लोकल, अधिकतर तमिल लैंग्वेज जानते थे और इंग्लिश से इनका कोई खास लेना देना नहीं था। अब स्टीफन स्पेंडर ने आकर लगभग 1 घंटे तक स्पीच दी, वो भी फ्लुएंट इंग्लिश में, इनको कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ कहा गया है अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। जो सुनने वाले थे स्पेंडर को, सारे डेज्ड थे, भौचक्के थे और साइलेंट थे, ठीक है। और हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। इसीलिए इन 600 लोगों के लिए स्पेंडर का आना एक मिस्ट्री बन के रह गया। स्टाफ डिड नॉट नो वेदर ही वॉज अ पोइट और एन एडिटर। यहाँ के स्टाफ को ये भी नहीं पता था स्टीफन स्पेंडर जो है वो एक पोइट है या एडिटर है। वो आया और बोलकर चला गया। ऑथर्स कन्विक्शन अबाउट प्रॉस राइटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर अशोक मित्रन जो है वो बहुत मानता है प्रॉस लिखने वालों को और उनके बारे में कुछ बात कहता है। वो उसकी थॉट्स क्या हैं प्रॉस लिखने वालों के लिए, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। प्रॉस राइटिंग इज फॉर द पेशेंट, परसिस्टेंट एंड परसिवरिंग ड्रज, ठीक है। वो कहता है कि प्रॉस लिखने वाला व्यक्ति जो होगा वो हमेशा बहुत धैर्यवान, लगनशील होगा और सहन शक्ति रखेगा वो हमेशा, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल। इससे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। अशोक मित्रन की एक खासियत थी, अशोक मित्रन कहता था कि अगर मैं अपनी कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कोई भी स्टोरी किसी एडिटर को भेज रहा हूँ तो मैं उस पर रिटर्न स्टाम्प लगा के भेजता हूँ। रिटर्न स्टाम्प का मतलब मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उसको रिटर्न कर दो, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, उसके स्टैम्प्स में ऑलरेडी लगाकर भेज रहा हूँ। यानी अशोक मित्रन जो था वॉज रेडी फॉर रिजेक्शंस, ठीक है। अशोक मित्रन का कहना तो क्या था कि अगर कोई प्रॉस स्टोरी राइटर है तो उसको रिजेक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए और जैसे ही एक रिजेक्शन मिले तुरंत दूसरे एडिटर के पास अपनी स्टोरी को पब्लिश करने के लिए भेज देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, कीप ऑन मूविंग, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बार इनको एक ब्रिटिश पीरियोडिकल अखबार के अंदर द एनकाउंटर नाम की कोई अखबार थी, उसके द्वारा एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट के ऑर्गेनाइज होने की खबर मिली। इनको पता पड़ा कि कोई द एनकाउंटर नाम की अखबार है, कोई वो शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। अभी ये ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए, वहाँ पर पता करा कि इसका एडिटर कौन है, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी सारी कॉपीज़ मिली, तब जाकर इनको पता पड़ा कि इस एनकाउंटर जो पत्रिका है इसका एडिटर और कोई नहीं बल्कि स्टीफन स्पेंडर है। अब स्टीफन स्पेंडर कौन, जो कि कहाँ आया था, इसके अंदर जेमिनी स्टूडियोज़ के अंदर आया था। अब उनका दिमाग ठनका, उनको पता पड़ा ये तो बहुत ही बड़ा आदमी था जो आया था, ठीक है, हम लोगों ने तो इसको समझा ही नहीं। यहाँ से जो अशोक मित्रन है उनकी सोच बदलनी शुरू हो गई और उनको ऐसा लगा कि स्टीफन स्पेंडर जो है और कोई नहीं, उनका लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर है। याद रखेंगे इसको, लॉन्ग
लॉस्ट ब्रदर, वो मतलब अपना भाई मान चुके थे उसको, स्टीफन स्पेंडर को। आगे, ऑथर बॉट द गॉड दैट फेल्ड। अब उसके बाद में इन्होंने एक किताब खरीदी, इसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। ईयर्स लेटर, कई मतलब सालों के बाद, इसमें 6 ऐसे थे। इसमें क्या कहते हैं, इन 6 ऐसेस के अंदर 6 बहुत ही फेमस लोगों की, पोइट्स एंड राइटर्स की एक जर्नी थी कम्युनिज्म में, ठीक है। उस और उनकी डिसइल्यूजन रिटर्न को बताया गया था। कहने का मतलब मैं समझा देता हूं आपको, क्या था, इसको मिटाना पड़ेगा, सेकंड, ये साफ किया जाए। हाँ जी, तो हुआ क्या कि जो द गॉड दैट फील्ड अखबार इन्होंने ली, वो सॉरी जो बुक ली, इसमें 6 एसेस थे, ठीक है। 6 एसेस के अंदर 6 मेन, ये लोग दुनिया में कम्युनिज्म समझाने के लिए जाते हैं। ये सोचते हैं कि हम अपने फेम का यूज करके कम्युनिज्म दुनिया को समझाएंगे, पर ये दोनों, ये 6 के 6 डिसइल्यूजन होकर, डिसइल्यूजन का मतलब क्या होता है, डिसइल्यूजन का मतलब है किसी के भ्रम का टूटना, ठीक है। इनका भ्रम टूट गया कि हम ऐसा कर पाएंगे, और ये लौट कर आ गए। यानी एक तरीके से देखा जाए तो एक फेलियर की कहानी थी, ठीक है। स्टीफन स्पेंडर वन ऑफ अमॉन्ग देम, उनमें 6 में से एक स्टीफन स्पेंडर भी था, ठीक है। ऑथर सडनली रियलाइज द रेलेवेंस ऑफ हिज विजिट टू जेमिनी स्टूडियोज। अचानक अशोक मित्रन को ये पता चल गया कि क्यों आखिरकार स्टीफन स्पेंडर हमारे स्टूडियो में आया था। वो कम्युनिज्म समझाने के लिए आया था, पर हम उसको समझ नहीं पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जर्नल आपके सामने समरी है इसकी, पर अब हम बात करेंगे डायरेक्टली किन पर, कैरेक्टर्स पर और पॉइंट्स पर, सम अप करेंगे जल्दी जल्दी इसको। अब यहाँ क्या है, पहले मेकअप डिपार्टमेंट है। पैनकेक क्या था, ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, ब्रॉट बाय जेमिनी स्टूडियोज इन ट्रक लोड्स, बता चुका हूँ आपको। यूज टू टर्न डिसेंट लुकिंग आर्टिस्ट इनटू हिडेशियस लुकिंग मॉन्स्टर्स, यानी ये सुंदर दिखने वालों को भी राक्षस बना देता था, ऐसा मेकअप मटेरियल था। मोस्ट ऑफ द शूटिंग डन आउटडोर्स, जेमिनी स्टूडियो की अधिकतर शूटिंग यानी 95% शूटिंग जो थी इंडोर्स में होती थी, और केवल 5% उस समय फिल्म जो थी आउटडोर्स में शूट होती थी। सेट एंड द स्टूडियो लाइट्स रिक्वायर्ड दैट पोर्स ऑन द फेस ऑफ एक्टर्स टू बी क्लोज्ड विद पैनकेक्स। आपके चेहरे पर जो हल्के हल्के पोर्स होते हैं उनको पैनकेक से ढक दिया जाता था, ठीक है, इससे कि स्वेटिंग ना हो। अगली चीज़ है मेकअप रूम। अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सलून। लार्ज मिरर्स एंड इनकैंडेसेंट लाइट्स कॉज्ड इंटेंस हीट, जिनका मेकअप होता था बहुत गर्मी लगती थी उनको। माइजरेबल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग स्कॉच्ड, लोग झुलस जाते थे, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन, जेमिनी स्टूडियो कैसा था, हेडेड बाय अ बंगाली, पहले एक बंगाली इसका हेड था, उसके बाद में एक महाराष्ट्रियन हेड बना, फिर उसके बाद उसका असिस्टेंट एक धरवर कनडिग्गा बना, ठीक है। उसके बाद एक आंध्रा, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज और लोकल तमिल्स, ये सब मिलकर जेमिनी स्टूडियोज को चलाते थे। हायरार्की कैसे थी, चीफ मेकअप मैन ऑफ द फॉर द हीरो एंड हीरोइन, जो मुख्य मेकअप मैन होता था मेकअप डिपार्टमेंट का, वो लीड एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप करता था, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट जो होता था चीफ का, वो सेकंड हीरो साइड हीरोइन का करता था, और ऑफिस बॉय का काम था क्राउड का मेकअप करना, यानी 1 2 3 की हायरार्की मेंटेन्ड थी। ऑफिस बॉय नॉट अ बॉय बट अ 40-year old मैन, बॉय नहीं था, 40 साल का एक आदमी था। जॉइन स्टूडियो, ये स्टूडियो से जुड़ा था एक स्टार एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और लिरिक राइटर बनने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेटेड, इसीलिए ये निराश भी था। ब्लेम्ड सुब्बू, सारा दोष ये सुब्बू को देता था अपने सारे दुखों के लिए, अपनी सारी इग्नोमिटी यानी और नेग्लेक्ट के लिए, ठीक है। अगली चीज, स्टोरी डिपार्टमेंट में सबसे पहले जाते हैं कोठामंगलम सुब्बू के पास में, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का, वेरी क्लोज टू द बॉस, इनफैक्ट नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर था। अफ्लुएंट एक्सपोजर, अमीर था, पैसे वाला था, ठीक है। एबिलिटी टू लुक चीयरफुल इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, भले ही फेल हो जाए तब भी खुश दिखता था। लॉयल, वफादार था, क्रिएटिव था। टैलेंट, ऑल फॉर द एडवांटेज ऑफ हिज बॉस, एसएस वासन के लिए बहुत ज्यादा काम करता था,
यानी अगर कोई भी सीन उनसे शूट नहीं हो रहा है तो ये 14 नए तरीके बता देता था उनको शूट करने के, ठीक है। टेलर मेड फॉर फिल्म मेकिंग वॉज सो ईजी विथ सुब्बू अराउंड। सुब्बू जब पास में होता था तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए फिल्म मेकिंग बहुत आसान हो जाती थी। गुड पोएट, अच्छा पोएट था, इनको राइट पोएम्स ऑफ अ हायर ऑर्डर, बहुत हाई क्लास पोएम्स लिख सकता था, ठीक है। चोज टू राइट फॉर द मासेस, पर फिर भी ये बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं लिखता था, जनता के लिए इजी पोइट्री लिखना पसंद करता था। एक नॉवलिस्ट भी था। रोड थिलाना मोहनम्बाल, क्रिएटेड लाइफ लाइक कैरेक्टर्स, ये इसने नॉवल लिखा था थिलाना मोहनम्बाल, और लाइफ लाइक जीवंत कैरेक्टर्स को बनाया था इसमें। एन एक्सीलेंट एक्टर बट नेवर एस्पायर्ड फॉर लीड रोल्स, बहुत शानदार एक्टर था पर फिर भी फिल्म में लीड रोल करने की इच्छा नहीं रखता था। चैरिटेबल, दानी था। एन इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट हैड एनिमल्स, लोगों की मदद करता था पर फिर भी इसके दुश्मन थे। अब अगला है लीगल एडवाइजर। ऑलवेज वोर पैंट्स एंड शर्ट, टाई एंड समटाइम्स अ कोट, वाइल अदर्स वोर खादी, धोती एंड शर्ट। बिल्कुल अपोजिट था स्टोरी डिपार्टमेंट में ये व्यक्ति। लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। और न्यूट्रल मैन इन द असेंबली ऑफ गांधीज एंड खादीज, गांधी और खादी वालों के बीच में ये निष्पक्ष आदमी था, सीधी बात करता था। अनविटिंगली, बिना सोचे समझे, रून द करियर ऑफ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर इसने बर्बाद कर दिया, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अगला है ऑथर अशोक मित्रन। यूजुअली सीन टीयरिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स काटता रहता था। एनीबडी वुड वॉक इनटू हिज क्यूबिकल, इसका क्यूबिकल यानी केबिन, उसमें केबिन में आकर कोई भी इसको लंबा लेक्चर दे जाता था। ऑफिस बॉय विश्ड टू इम्प्रेस हिम एंड रिसाइट पोएम्स, ऑफिस बॉय की इच्छा थी कि उससे इम्प्रेस हो अशोक मित्रन और पोएम्स मतलब बोले। विश्ड फॉर क्राउड शूटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एपिक्स ऑफ ऑफिस बॉय, अशोक मित्रन हमेशा सोचता था क्राउड शूटिंग हो जिससे कि ऑफिस बॉय बिजी रहे और लंबे लंबे लेक्चर से बचने को मिल जाए, ठीक है। अगली चीज है अराइवल ऑफ फ्रैंक बुचमन्स मॉरल री-अर्मामेंट आर्मी। याद रखना है आपको कौन लाया था, फ्रैंक बुचमन लाया था री-अर्मामेंट आर्मी, मॉरल री-अर्मामेंट आर्मी, MRA। सोर्ट ऑफ एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट, एंटी कम्युनिज्म था ये मूवमेंट, दुनिया के इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ। जेमिनी स्टूडियो में आए ये लोग, ठीक है। 1952 में लगभग 200 लोग थे और लगभग ये 20 देशों के लोग थे, अलग अलग देशों के लोग थे, ठीक है। 2 प्लेज हुए, जोथम वैली, फॉरगॉटन फैक्टर, ठीक है। क्लियर सिंपल मैसेजेस होते थे और बहुत शानदार कॉस्ट्यूम थी, हाई रेटेड A रेटेड कॉस्ट्यूम थी इनके पास में, ठीक है। और इनके हर प्ले में सनराइज और सनसेट का एक सीन होता था जिसको कि तमिल ड्रामा कम्युनिटी ने भी अडेप्ट कर लिया अपने सभी प्लेस में। सीन्स प्रेजेंटेड ऑन बेस स्टेज विद वाइट बैकग्राउंड एंड फ्लूट म्यूजिक, और ये सीन जो थे खाली स्टेज पर सफ़ेद बैकग्राउंड में बांसुरी के बैकग्राउंड म्यूजिक पर चलते थे। जेमिनी फैमिली के अंदर 600 लोग थे, ठीक है, जो कि बहुत इम्प्रेस हुए इन सीन से, ऑलरेडी आपको बताया मैंने। कुड नॉट बी इन्फ्लुएंशियल आउटलुक ऑफ जेमिनी स्टूडियो, ठीक है। ये जेमिनी बॉसेस, ये कोई जेमिनी के जो बॉसेस था उनका कोई खास प्रभाव नहीं था इस चीज़ का। नोबडी न्यू वेदर अ पोएट और एन एडिटर, कोई भी ये नहीं जानता था कि जो स्टीफन स्पेंडर आया वो पोएट है या एडिटर है। कुछ लोगों को लगता था कि एडिटर है क्योंकि हमारे ये द हिंदू जो अखबार है वो इनिशिएटिव ले रही थी उसके आने का, उसकी पहल कर रही थी। द हिंदू बहुत बड़ी अखबार है, आज भी चलती है। बॉस जो था उसने वेलकम किया स्टीफन स्पेंडर का जब वो स्पीच देने के लिए आया, ठीक है। फ्रीडम और डेमोक्रेसी के ऊपर SS पासन ने एक लंबी स्पीच पढ़ी, ठीक है। और जो इंग्लिशमैन जो स्टीफन स्पेंडर था उसने अंग्रेजी एक्सेंट पर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड स्पीच दी जो कि समझ में नहीं आई किसी को, इसलिए सारी ऑडियंस साइलेंट थी, डेज्ड थी, ठीक है। अब मिस्ट्री सॉल्व कैसे हुई, एक नोटिस मिला द हिंदू में कि द एनकाउंटर नाम की कोई अखबार है, वो एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, उसकी कॉपी उसको ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में मिली, ठीक है। और उस एनकाउंटर अखबार का एडिटर कौन था, कोई और नहीं, स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। वहाँ से जो क्या कहते हैं रशियन रेवोल्यूशन था, रूस की क्रांति की 50वीं सालगिरह पर कुछ बहुत ही प्रीमियम बुक्स बहुत सस्ते में मिल रही थी, तो उसमें से एक किताब अशोक मित्रन ने खरीदी, द गॉड दैट फेल्ड, ठीक है। उसमें एक आर्टिकल था स्टीफन स्पेंडर का, मिस्ट्री क्लियर हुई, ठीक है। अफिलिएशंस ऑफ मिस्टर वासन फॉर द सेम गॉड कम्युनिज्म, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर जो है ओवर होता है। मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है इस चैप्टर के।
आई होप आपको पूरे नोट समझ में आए होंगे और प्लीज़ 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 लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल एडू इंग्लिश पर। गुड बाय।